class. Today we are going to study the Gauss law here. So what Gauss law is all about? Gauss law says that कि अगर मान लो आपको किसी भी चार्ज का या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो अगर मैं अभी तक हम जो फ्लक्स देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके पाथ में अगर मैं कोई भी शीट रख देता हूं या कोई भी एरिया रख देता हूं तो उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा एंड दैट इज टर्न टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, अभी तक हमने ये कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एक 3D सर्फेस से पास करे तो क्या होगा। ध्यान से सुनो, 3D सर्फेस से पास करने का मतलब क्या है? लेट्स इमेजिन कि मैंने एक, ध्यान से सुनना, अभी सब चीजें एक एक करके क्लियर करूंगा। मान लो मैंने एक चार्ज दिया है Q, इस चार्ज को मैंने पैक किया है एक क्लोज सर्फेस के अंदर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक चार्ज को मैंने Q सर्फेस के अंदर पैक किया, देखो किस तरह से काम करता है। एक चार्ज दिया हमने, उस चार्ज से जितनी भी रेडियल फील्ड लाइंस निकलेंगी आउटवर्ड्स, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अगर मैं क्लोज सर्फेस से पैक करूं तो वो एक 3D सर्फेस बनेगा जो कि कैसा होता है, एक स्फेयर के जैसा। तो अब इसी चीज को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो आपको डायग्राम भी दिख रहा है वहां पर, एग्जैक्टली वैसा डायग्राम मैं यहां पर बनाता हूं। क्या दिख रहा है, देखो एक Q चार्ज है अपने पास में, इस Q चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस सरफेस से पास करेंगी, ओके। अगर इस सरफेस से पास करेंगी तो दे जनरेट अ फ्लक्स। अब वो फ्लक्स कितना होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखो जब भी हम इस फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं, वी नो दैट द फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स की जब कैलकुलेशन करते हैं इसका आंसर क्या होता है, ई डॉट ए, अभी देखिए क्या नाम लोग है, ई मल्टीप्लाई बाय ए, ई को आप ए से मल्टीप्लाई कर दो दैट गिव्स अस द फ्लक्स। और ये दोनों ई और ए दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। सो द आंसर इज एक्चुअली ई ए कॉस थीटा। क्लियर? सो फाई इज ई ए कॉस थीटा। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, ये अपने पास Q चार्ज है, Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट E is equals to, okay, let me just put E and A here, then I'll put the values of E. E is equals to K Q upon R square. What is this R here? यहां पर R क्या है, देखो R इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना डिस्टेंस तक, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू भी R, जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। R क्या है, यहां से डिस्टेंस है ना, ओके। तो ध्यान से देखते जाते हैं अपन, इसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं R को, ओके। सो अब E मल्टीप्लाई बाय A है अपने पास में, E की वैल्यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ A। अब ये जो एरिया है कौन से एरिया से पास कर रहे हैं, ये पास कर रहा है एक स्फेयर से। तो स्फेयर से, ध्यान से सुनो, स्फेयर से अगर पास कर रहा है तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया होता है, एरिया फॉर द स्फेयर इज 4 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज दिस r हियर, ये r इसका इस टाइम पे रेडियस है, और यहां पर हम e k q अपन r स्क्वायर में जो r ले रहे थे क्या ले रहे थे, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जिस एरिया से ये पास करेगा। तो एरिया से जब पास करेगा तो यहां से लेके यहां तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको टच करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होगी, यहां से यहां तक जितना पास हो चुका होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंचेगा। कितना पास हो चुका है, k q upon r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज दोनों की प्लेस करता हूं, आई नीड टू फिगर आउट द आंसर। ध्यान से सुनना, अब आप सोच रहे हो कि cos थीटा कहां गया, अभी बताता हूं। E की वैल्यूज है अपने पास में k q upon r स्क्वायर will get multiplied with 4 pi r square and the multiply by cos थीटा। अभी cos थीटा की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एक एक चीज क्लियर करूंगा एक टाइम पे, ठीक है। k की वैल्यूज वी नो दैट 1/4 pi epsilon naught मल्टीप्लाई पर 4 पाई r स्क्वायर, और ये जो अपॉन में r स्क्वायर था ये मैं q अपॉन r स्क्वायर यहां लिखा, ठीक है। बताता हूं क्यों। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, द आंसर इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यूज ऑफ phi। व्हाट इज दिस phi है, फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अभी एक और चीज क्लियर करता हूं इससे पहले, अब अपन बात करते हैं cos थीटा के ऊपर। cos थीटा की वैल्यूज कहां से निकालें, ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी स्फेयर को, मैं एक सर्कल से समझा देता हूं आपको, अगर आप एक सर्कल लेते हो, है ना, तो सर्कल पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आके टच करेगा, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहां टच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, ठीक है। वी नीड टू फिगर आउट द एंगल बिटवीन देम, राइट। तो अब यहां से अगर इस पॉइंट से देखूंगा तो इस पॉइंट से जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक टेंजेंट बनाता हूं। वी नो दैट एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है ना,
तो इस नॉर्मल बनाने के लिए मैं टेंजेंट बनाता हूं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, उस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, उससे एक परपेंडिकुलर बनाता हूं जो बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये इसी लाइन पे क्यों बनाया मैंने, ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, ये सर्कल के सेंटर से ही तो आ रहा है। ओके, अब सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने वाली या ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना। एंड वी नो दैट द टेंजेंट एंड द रेडियस आर मेकिंग 90 डिग्री टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना ही रहे। ओके, अगर ये 90 डिग्री बना रहे और एरिया भी इससे 90 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम लाइन शेयर कर रहे हैं, या सेम डायरेक्शन शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, और कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री इज 1। तो अगर मैं यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, अदरवाइज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो द वैल्यूज ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये एग्जैक्टली आ चुकी है अपने पास में। अब हम बात करते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यूज आएगी, ये तो मैंने पूरा एरिया एक साथ ले लिया ना, जरूरी थोड़ी हर बार स्फीयर मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर स्फीयर नहीं मिलता, तो कोई और फिगर मिलता है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। डोंट वरी गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर रेडियस है ना, कोई भी फिगर, ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेडियस, अगर आप कोई भी फिगर बनाते हो तो उस फिगर का कोई ना कोई डायमेंशन होता है। जैसे अगर मैं एरिया बनाता हूँ तो लेंथ ब्रेथ कुछ ना कुछ फॉर्मूले के अंदर होगा। यहाँ फॉर्मूले के अंदर दो ही चीज है, यहाँ फॉर्मूले के अंदर दो ही चीज है अपने पास में, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कांस्टेंट है। ठीक है, सो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, ध्यान से सुनना, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो क्यू और एप्सिलॉन नॉट इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा है, क्यू पे, है ना। है क्लास। सो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो उसका फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस के अंदर। सो ध्यान से सुनना, अब अगर मान लो ये मैं एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस लेता हूं, मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर होगा, एंड वंस अगेन ये 3D में स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इससे आप विजुलाइज करा करो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना, मैं किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो जस्ट सी दैट हियर, आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है अपने पास में, उसके बीच में क्यू चार्ज प्लेस किया मैंने, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर मूव कर रही है, बाहर की तरफ। ठीक है, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, साफ दिख रही है ना आपको। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स राइट नाउ। अब ध्यान से सुनना गाइस, यहां से अगर आप चेक करो कि इस एग्जाम्पल मैं छोटा सा एरिया लेता हूं, मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे फाइंड करना है क्लोज सरफेस से। तो व्हाट आई डू इज मैं इसको छोटे छोटे एरिया में, एक्चुअली द आंसर इज ई ए कॉस थीटा होता है ना, ई ए कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एरिया है इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करता हूँ, ताकि मैं छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट करके, किसी छोटे एरिया को कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से सुनना, मान लो मैंने इसको छोटे से एरिया में डिवाइड किया, ये एक छोटा सा एरिया है, और इस छोटे से एरिया में ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, क्लियर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है यहां से। ओके, और ये जो एरिया है बहुत स्मॉल है, दैट इज डी ए, ध्यान से सुनते रहना, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा फाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है ना मुझे, ओके, फाई इंटीग्रेशन करने की बात आएगा, इंटीग्रेशन से पहले डी फाई इट इज, इसलिए मैंने उसी फॉर्मूले के अंदर फाई प्लेस किया। वन सेकेंड गाइस, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस के लिए, तो हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ओपन और क्लोज में, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये ओपन सरफेस का इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस होगा तो यहां पर मैं क्लोज सरफेस बना दूंगा, है ना। मैं इसको ऐसा एक क्लोज सरफेस, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन बनाएंगे, तो उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, दैट शोज दैट वी आर इंटीग्रेटिंग फॉर द क्लोज सरफेसेस। ओके, नाउ अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्लोज सरफेस के लिए, मैं लिख देता हूं इट इज फॉर क्लोज्ड सरफेस। What is for closed? I'm sorry. What is for closed surface? Integration of this one. It's for closed surfaces. Fine. अब आगे चलते हैं अपन E dot da cos theta. अब E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, cos थीटा कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना है, da का। इंटीग्रेशन करते हैं दैट टर्न्स टू a, जो कि एरिया निकाल के देगा हमको। ध्यान से सुनना कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ध्यान से सुनना, यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, है ना। This angle is theta. ध्यान से सुनते रहना, this angle is theta. This is A here, this is B, and this is C. Okay? यहां से मैं perpendicular ड्रॉ करता हूं इधर, ठीक है, इसको मार्क कर,
अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी, दूसरा है बी डी सी। ओके, सो ए बी सी है ना, ये वाला। और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है, दोनों में ये सी है, ये बी है, ये बी है, दिस इज 90 डिग्री है, ए बी एंड सी। अब ध्यान से पूरी अपनी नॉलेज जितनी भी आपने यूज करी ना, वो सारी यहाँ पर काम आ जाएगी, सारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अगर आप इसका आंसर कर पाए तो। ये एंगल जो थीटा है इधर वाला, ये एंगल भी यहाँ थीटा है, ये एंगल भी यहाँ थीटा है। इन तीनों केसेस में ओके, इसके दो डिफरेंट, मतलब इसको मैंने दो अलग अलग फिगर्स में डिजाइन किया है। राइट नाउ इसमें एक एंगल थीटा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा प्लेस किया, यहाँ पर भी एंगल थीटा प्लेस किया। क्या इस थीटा में यहाँ पर कोई चेंजेस आएंगे? सोच लेता हूँ, आंसर देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं है इस थीटा में, थीटा की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूँ इसमें एंगल पे ये दोनों जो लाइंस हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया ना मैंने, इन दोनों लाइंस को छुआ क्या मैंने? अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, मैं यहाँ पर लाइन बनाऊं चाहे यहाँ पर लाइन बनाऊं, चाहे इसको और आगे बढ़ा दो, आप यहाँ पर लाइन बना लो, यहाँ लाइन बना लो, कुछ भी बना लो, 60 डिग्री एंगल चेंज नहीं होगा, है ना। आप कितनी भी लाइन्स बना लो, सेम मैंने यहाँ पर किया, तो ये एंगल थीटा रहेगा ना, ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा। सो दैट मीन्स मैं इस लाइन के अलॉन्ग इसको सॉल्व करूँ, इस लाइन के अलॉन्ग सॉल्व करूँ, इस लाइन को यूज करके सॉल्व करूँ, इस लाइन को यूज करके सॉल्व करूँ, ये एंगल थीटा रहेगा। अगर ये 60 है तो 60 डिग्री ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रेशियोज चेंज हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, एंगल सेम रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे? अगर मान लो मैं थीटा इसको ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री ये हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया, है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, फॉरगेट इट, ऐसा हो जाएगा, वो बात की बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज जाएंगे, एंगल सेम रहेगा, एंगल 60 डिग्री ही है। सेम ऐसे सॉलिड एंगल के साथ भी होता है। ध्यान से सुनो, मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ पता है? क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप किसी भी फिगर में कैलकुलेट कर सकते हो इसको, किसी भी फिगर से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ध्यान से सुनो, आपको किसी भी टेढ़ा मेढ़ा फिगर भी दूंगा, क्वेश्चन करेंगे पानी, उससे समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से, अब अगर मान लो मेरे पास यही फिगर है ना, मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, दिस टाइम दिस इज सॉलिड एंगल, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से क्यू चार्ज है, ये से इससे बाहर जा रहा है। अब ये जो फिगर है ना, ये वाला, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मैंने जो चार्ज दिया वो ये वाला लिया, ठीक है। अब मैं एक्चुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ इस चार्ज से, जो भी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ से जो एरिया है, ये डी ए एरिया है, ये इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनता है थीटा। रीजन क्या है, सुनना ध्यान से। ये अगर स्फेरिकल सरफेस होता तो 90 डिग्री बनाता मैं उससे टेंजेंट से, लेकिन स्फेरिकल सरफेस नहीं, ये कुछ ऐसा सरफेस है। सो यहाँ से अगर ये पास करेगा तो इसकी डायरेक्शन अगर ये थी, ये थोड़ा सा नीचे, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए। दैट मीन्स इस एरिया की डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन थी इस वाले एरिया की, तो इस वाले एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही पास कर रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये इस एरिया की डायरेक्शन होगी। समझ गए? इन दोनों के बीच में एंगल लगा थीटा। आपको अगर एंगल पता है, दैट इज पुट करो, आंसर निकालो। अगर आपको एंगल नहीं पता है तो क्या करोगे? मैं तो आपको फिगर दिया ना, एंगल थोड़ी पता है, तो एंगल आप कैलकुलेट कैसे करोगे? और एंगल तो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा ना, तो कितने एंगल निकालोगे? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मैं इसका प्रोजेक्शन बना लेता हूं ना, मैं इस एंगल को ही खत्म कर देता हूं। प्रॉब्लम ये एंगल ही तो कर रहा है, इस एंगल को कैसे खत्म करेंगे? अगर मैं इस एंगल को 0 कर दूं, मतलब मैं इस एरिया का जो वेक्टर है वो इसको इधर यहाँ पे ले आऊं। कैसे ले आऊं? मैं यहाँ पर इसका एक प्रोजेक्शन बनाता हूं, ऐसा, जो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने आपको सॉलिड एंगल में बताया था कि अगर यहां से कुछ ऐसा एक एंगल कुछ ऐसा पास कर रहा है ना, तो हम उसका प्रोजेक्शन बना देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में है? डी इस डायरेक्शन में। ये डी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए, मैं इसको डीए डैश ले लेता हूँ, इसको डीए लेता हूँ, तो क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एरिया दोनों अलग अलग है ना। तो मैं इसका जो एरिया लेता हूँ कितना लूंगा? डीए, और ये ई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब अगर मैं इसके इस एरिया के अलाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो आई कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। कैसे? मुझे सिर्फ एरिया पता होना चाहिए, ये वाला एरिया पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, आई कैन आंसर इट। मुझे एंगल की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पर, तो इसका प्रोजेक्शन मैं कैसे बनाता हूँ? ध्यान से सुनो, इसका प्रोजेक्शन मैं कैसे बनाऊंगा? इसी के अलाउंड ना, तो इसके अलाउंड प्रोजेक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक एरिया चाहिए, ऐसे एक एरिया में इसके अलाउंड यहाँ पर बना लूंगा, ऐसे एक एरिया में इसके अलाउंड यहाँ पर बना लूंगा,
और अब ध्यान से सुनो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना 3D में हो रहा है, तो दैट मीन्स मैं जिस तरह से इसको यहां पर ऐसे कवर कर रहा हूं, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे एरियाज में, ऐसा ही एक एरिया, ऐसा ही एक बंडल में, जैसे अगर मैं यहां से कवर किया ना, ऐसा एक मैं सामने भी बनाऊंगा और ऐसे एक मैं पीछे भी बनाऊंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक सामने बनाऊंगा, एक पीछे बनाऊंगा, एक ऊपर नीचे, हर तरफ से इसको ऐसे छोटे छोटे एरियाज में कवर करूंगा। नाउ इट लुक्स लाइक अ स्फीयर, है ना। ओके, तो अब ये किसकी तरह लग रहा है, स्फीयर की तरह लग रहा है। मैं इसको सब तरफ से कवर कर दूंगा तो ओके। सो ये 3D फिगर था, है ना, अनयूजुअल फिगर था। ओके, कोई ऐसा डिफाइंड फिगर नहीं है। तो अगर मैंने इसको एक डिफाइंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसके चारों तरफ स्फीयर बना लिया, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो रहा है वो एक्जैक्टली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉलिड एंगल की प्रॉपर्टी है। नाउ अब आते हैं कि इसका एरिया निकालेंगे कैसे। तो फाई इज एक्जैक्टली इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए डॉट कॉस थीटा, ऐसे निकालेंगे। नाउ कॉस इज 0 डिग्री रहेगा, हटा देता हूं, ई डॉट डी ए, डी ए की जगह इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए। तो ई डॉट ए निकालना है मुझे। हम वापस वहीं पे पहुंच गए ना जहां पे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले स्फेरिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। सो नाउ दिस वन इज फाई इज इक्वल्स टू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर है गाइस। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, द आंसर इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए आए, किसी अनयूजुअल फिगर के लिए। तो अब अगर मैं कोई सा भी ऐसा फिगर बनाऊं, है ना, किसी भी फिगर के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ गया ना, किसी भी फिगर के अंदर आप कैलकुलेट करो तो आप उस फिगर के अंदर एक स्फीयर बना सकते हो, और जैसे आपने स्फीयर बनाया ये आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, क्योंकि हर फिगर के अंदर प्रोजेक्शन बन जाएंगे, और जब प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब प्रोजेक्शन बन जाएंगे तो आप ये सोच रहे होगे हर बार स्फीयर ही क्यों बनेगा। स्फीयर इसलिए बनेगा गाइस क्योंकि जो हम एंगल बना रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैंने क्यू चार्ज लिया तो क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो पास होगा। ठीक है, मैं भी सर्कल बनाता हूं। अब अगर इसको सर्कल को मैं 3D बना दूंगा तो आपको अच्छे से पता है स्फीयर ही बनेगा वो। मैं एक सर्कल बनाता हूं, यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा हूं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना इसके 0 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, इसका जो एरिया है उससे 0 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब कहां जा रहा है, उसके लिए सेंटर यही तो है। और अगर सेंटर ये है तो इसके चारों तरफ अगर मैं इस सेंटर रख के कंपास से अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा तो वो क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। और इसको सेंटर लेके अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा, 3D फिगर बनाऊंगा, दैट इज अ स्फीयर ओनली। तो ये स्फीयर हर जगह आप कहीं पे भी बना सकते हो। अगर आप कहीं पे भी स्फीयर बना सकते हो तो आप कहीं पे भी गाउस लॉ लगा सकते हो, और अगर आप गाउस लॉ लगा सकते हो तो आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक गाइस? अच्छा, अब हम छोटे छोटे कुछ एक चीज करते हैं जिनको एक्चुअली हम गाउस लॉ यूज करके सॉल्व कर लेते हैं वेरी इजीली, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास में कोई ऐसा फिगर है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास में कोई ऐसा फिगर है जिसमें मुझे एक चार्ज दे दे, है ना। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जो चार्ज है ये अंदर ही होना चाहिए। अच्छा हाँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लो। मैं एक एक चीज को समझाता जाता हूँ, है ना। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले क्या अपने पास में, फर्स्ट सेज दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। ये गॉसियन सरफेस, एक और चीज, ये जो गॉसियन सरफेस है आपने देखा ना, आपने खुद ने बनाई है, तो ये गॉसियन सरफेसेस जनरली, द गॉसियन सरफेस इज imaginary surface, it's an imaginary surface। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस मतलब आप खुद बना सकते हो, अब जिसमें भी चाहो गॉसियन सरफेस आप खुद बना लो, आप सॉल्व कर लो। तो हम इसको इमेजिनरी सरफेस ही मानते हैं, क्योंकि हम हमेशा नहीं मानते कि आपको हमेशा एक स्फीयर ही मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम हमेशा मानते हैं कोई भी सरफेस मिले उसको स्फीयर बना लेंगे। लेट्स से हमको स्फीयर भी मिला तब भी एक इमेजिनरी स्फीयर इसके अंदर बना के सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस तो इमेजिनरी हो गई, उसके साथ जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है गॉसियन सरफेस के अंदर याद रखने की, गाइस लिस्ट चेक करो। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने पास जो गॉसियन सरफेस की है वो क्या है, it is true for the Gaussian surface it's true that the Gaussian surface or the flux through the Gaussian surface is unrelated to the size and shape। अच्छा, मतलब आप किसी भी साइज और शेप का बनाओ, phi is equals to q naught upon epsilon naught ही रहेगा। दैट मीन्स जितना भी उसके अंदर नेट चार्ज है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स है।
जितना भी उसके अंदर चार्ज है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स है। अब 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स है तो यहाँ पर एरिया की तो बात ही नहीं है, नहीं किसी स्ट्रक्चर की बात हुई है। तो जब स्ट्रक्चर और एरिया की बात ही नहीं है तो दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देम, राइट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हमको उनको यूज भी नहीं करना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वन। सेकंड वन क्या कहता है? सेकंड वन कहता है दैट द क्यू चार्ज इंक्लूड्स द अलजेब्रिक सम, रीड करते रहना, द क्यू चार्ज इंक्लूड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, सो जितना भी क्यू चार्ज है, व्हाट इट सेज दैट द क्यू चार्ज इंक्लूड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड द सरफेस। ओके, तो जो मैं क्यू चार्ज की बात कर रहा हूं वो क्यू चार्ज कौन सा है? जो क्यू चार्ज है ये जो पूरा सरफेस है अपना, इस सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि एक ही क्यू चार्ज है ना। एक क्यू चार्ज अगर यहाँ पर है, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, तीनों को मिलाकर टोटल चार्ज कितना है? Q, है ना। तो इन सबका जितना भी नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज हम यहाँ प्लेस करेंगे। इसके अंदर अगर अभी दो चार्जेस हैं, लेट्स से वी हैव Q1 एंड Q2, दो चार्जेस है मेरे पास इसके अंदर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा? K Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो उस अकॉर्डिंग जो अपन वैल्यूज बनाएंगे वो क्या बनेगा? वंस अगेन Q1 प्लस Q2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट चार्ज हो गया, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। अगर अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या बोलता है? द गॉसियन सरफेस, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थर्ड वाला, अब एग्जैक्टली रीड कर लेना। व्हाट सेज दैट कि अगर मान लो कोई गॉसियन सरफेस की बात करूं मैं, ये गॉसियन सरफेस है, इसके बाहर कुछ चार्ज है, अंदर कुछ चार्ज है, बाहर कुछ चार्ज है। मतलब जैसे अंदर मान लेते हैं Q चार्ज है, बाहर इधर Q2 है, इधर Q3 है, इधर Q4 है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इन सब चार्ज से मिला के होगा। ठीक है, तो Q2 भी अपना कुछ चार्ज अप्लाई कर रहा होगा, Q3 भी अपना कुछ चार्ज अप्लाई कर रहा होगा, Q4 भी अपना कुछ चार्ज अप्लाई कर रहा होगा, और Q1 तो डेफिनेटली कर रहा है ना। सो जो गॉसियन सरफेस है, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इन सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर कितना इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट चेंजेस द सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसमें ये जो चार्ज डेंसिटी है ना, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ओके, तो इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है ये आपने चेक कर लिया कितना है, तो यहां से अपन चेक करेंगे इन तीनों की टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी, चार्ज डेंसिटी कितनी है, फिर इनसे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उनसे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इसकी सरफेस के ऊपर, और वो जो Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो कितना होगा, उनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको इसके अंदर याद रखनी है। ओके, सो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, मैं फिर आगे एक नया पेज स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर मान लो मैं ये तो हमने सारी नॉलेज ले ली इसके ना, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो किसी एक सरफेस पे है, सरफेस के अंदर है, सरफेस के बाहर है, कैसे भी है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक ऐसा क्लोज सरफेस बनाने का जो उसके अराउंड बन सके, है ना, ऐसा उसके अराउंड क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है। तो क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे, क्लोज सरफेस अगर बन जाता है तो हम डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास में अभी तक हम समस्या सॉल्व कर रहे हैं इसको स्फीयर के लिए ना, तो इमेजिन करते हैं कब की बार आपके पास स्फीयर कुछ ऐसा है, जैसे ये है, इट्स हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने एक चार्ज रखा है यहाँ पर, है ना, ये रेडियस है आर। ओके, अब ये तो साफ दिख रहा है आपको, 3D फिगर तो है लेकिन क्लोज फिगर नहीं है। क्लोज फिगर, अच्छा अगर मान लो मैं इसको क्लोज कर भी दूं ऊपर से, तो आप कहोगे सर अब तो क्लोज है, बट द पॉइंट है ये जो चार्ज है इसकी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो चार्ज से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से कवर नहीं है। तो व्हाट वी डू इज हम इसको एक सरफेस बना देते हैं। once again Gaussian surface और imaginary surfaces ना, तो मैंने एक imaginary surface यहाँ पर बना दिया। अब जब मैं एक imaginary surface बना देता हूँ तो इस imaginary surface पे ध्यान से सुनना, इस imaginary surface पे जितना फ्लक्स ऊपर जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स नीचे आ रहा होगा। ठीक है, now what it says कि फ्लक्स जितना भी होगा इस Gaussian surface पे वो कितना होगा, Q upon epsilon naught, ये टोटल फ्लक्स होगा ना। अब टोटल फ्लक्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ ऊपर जा रहा है, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है। लेट्स से अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E/2 इधर, E/2 इधर। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो E/2 इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, by2। पता नेक्स्ट अगर अपन निकालते हैं तो ऐसे ये जो शेप है ना, ये आप किसी में बना लो, सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो अगर सिमेट्रिकल आप बनाते हो तो यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे मैं सिलेंडर बना लूं, मैं कोन बना लूं, ठीक है, त्रिकोण हाफ कोन है ना,
ऐसा कौन बना, इसमें यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर चार्ज रख दूं, इसमें मैं यहाँ पर चार्ज रख दूं, यहाँ पर मैं इसकी हाइट को हाफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हाइट तो सेम है, मैं रेडियस को हाफ कर रहा हूँ, सॉरी रेडियस भी सेम है, ठीक है। सो डायमीटर नहीं है पूरा अपने पास में, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको पूरा ऐसा कवर करूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरह से कवर, सॉरी गाइस थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाता हूँ मैं, ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कवर करूंगा, ठीक है। इधर बनाऊंगा तो एक ऊपर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इसका, नाउ द हाइट बिकम्स h द एंटायर हाइट, ठीक है, रेडियस अपनी सेम थी पहले से यार, तो अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो द आंसर इज सेम वंस अगेन, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर है हाफ ऊपर हाफ नीचे, कितना आएगा आंसर q, यहां पर है हाफ इधर हाफ इधर, आंसर कितना आएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5, समझ गए ना। तो आप किसी के लिए भी निकालो, बस अगर आप उसको एग्जैक्टली डिवाइडेड है बाय सिमेट्री डिवाइडेड है, तो आप जितना भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो आप ड्रॉ करके उसका गाउसियन सरफेस बनाओ, क्लोज सरफेस बनाओ, उसका पूरा चार्ज एनक्लोज करो किसी सरफेस पे, अगर आप पूरा चार्ज एनक्लोज कर लेते हो तो यू कैन फिगर आउट बाय यूजिंग द गाउस सरफेस, ओके, आई एम सॉरी द गाउस लॉ सेज दैट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप अब जो रिमेनिंग पार्ट है जितना आपको गिवन था उसका पोर्शन इसमें से निकाल लो, कितना होगा, हाफ पोर्शन था, हाफ पोर्शन में से हाफ फ्लक्स निकाल लो, द आंसर इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों केसेस के लिए सेम आया अपने पास, हाई क्लास। सो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल्स में हम क्या बात करेंगे, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल से दैट कि अगर मान लो मेरे पास में एक ऐसा क्यूब है ना, ओके, इस क्यूब के बीच में कहीं एक क्यू चार्ज है, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं, एक बीच में क्यू चार्ज है, तो आपसे पूछता है कि अगर मान लो ये क्यू चार्ज जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना, वो ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर, वो तो वेरी इजी है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से बाहर आ रहा है, ओके, सो दैट टर्न्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसके सेंटर पे और हर जगह से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, सो द आंसर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इसकी एक सरफेस से, एक प्लेट से या एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, ये क्यूब है, हर जगह से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, सो द आंसर इज 1/6 मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल चार्ज है उसका 6 फेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, अगर आप किसी भी रूम का एग्जांपल ले लो तो रूम में कितने फेसेस होते हैं, अगर रूम में एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से वी आर स्टैंडिंग इन अ रूम राइट नाउ, सो एक फेस इस हाथ पे, एक फेस इस हाथ पे, एक सामने, एक पीछे, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 फेसेस है अपने पास में, ओके, सो इन 6 फेसेस में से हर एक फेस में सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, तो एक फेस में से कितना पास करेगा, दैट इज 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स व्हिच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अच्छा, अब एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें दो क्वेश्चन है अपने पास में, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो अब कैसे निकालते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, ध्यान से देखो, ये तो इजी, इसको भी रख कर देता हूं या इसी में यूज कर देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास में जिसमें आपको किसी इस पॉइंट पे, यहाँ पर पॉइंट देखा है आपको, इस पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, वही क्यू चार्ज, अब इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इस में से, इस यहाँ जो क्यू चार्ज रखा है उसका इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, वेरी सिंपल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अंदर जा रहा होगा, कुछ इधर की तरफ ऊपर जा रहा होगा, कुछ बाहर आ रहा होगा, है ना, तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे ऐसे रखता हूँ, यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है ना, अब अगर इसको थीटा में रखेंगे तो यहाँ पर भी, इसके सामने और इसके पीछे भी एक रीजन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपने पास में सिर्फ पीछे की तरफ एक रीजन होगा, सामने कोई रीजन नहीं है क्यूब का, ठीक है, ओके, तो इसके पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी क्यूब में से पास हो रहा होगा, तो वी नीड टू फिगर आउट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू इट। चलो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर रहा है वो कितना होगा, ओके, लेट्स फिगर आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास कर रहा है वो कितना होगा, वो कैसे फिगर आउट करेंगे, हमें क्यूब क्या बनाएंगे, इसको क्लोज सरफेस, तो मेरे पास में लेट्स इमेजिन मैं 2D में बना रहा हूँ, फिर इसको 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है ना, मुझे इसको 3D में कवर करना है, तो एक क्यूब में यहाँ बनाऊँ, एक क्यूब में यहाँ बनाऊँ, एक क्यूब में यहाँ बनाऊँ, ठीक है, वंस अगेन मैं क्यूब बना रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना गाइस, तो अब यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर रखा है, अब अगर मैं इसको क्यूब बना दूँ तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ था, इधर देखो
सामने तो इधर से भी सेम ऐसे, इधर से भी एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इधर से भी एक क्यूब बन जाएगा, ये क्यूब चार्ज यहाँ पर रखा हुआ ना, सामने से ऐसे क्यूब बन गए, ऐसे ही चार क्यूब पीछे भी तो बनेंगे, समझ गए क्यों? क्योंकि मैंने इस पॉइंट पर रखा है ना, मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे डिस्टेंसेस इक्वल करना है ना, इसको सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पर ए डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर ए डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर ए डिस्टेंस आ गया, पीछे भी एक ए डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो सेंटर में होगा। तो पीछे एक ए डिस्टेंस अगर मैं बनाऊं तो मुझे पीछे भी एक क्यूब खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा सेम ऐसे, यहाँ से ओके, यहाँ पर ऐसे पीछे, तो ऐसे चार क्यूब पीछे भी खड़े हो जाएंगे ना, ओके, यहाँ पर ऐसे चार क्यूब मैंने पीछे भी बना दिए, ओके। सो अब जो स्ट्रक्चर बना है उसमें चार क्यूब आ गए, चार क्यूब पीछे, टोटल कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब्स हो गए, ओके। तो 8 क्यूब से भी वंस अगेन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि मैं इसको सेंटर में ले आया ना चार्ज को, ठीक है। तो फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो फ्लक्स है ये 8 क्यूब से पास कर रहा है, तो एक क्यूब से कितना पास करेगा? इंटू 1/8, एक क्यूब से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। सो द आंसर इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी अब दो और बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब एक तो थोड़ा कॉमन सेंस का है आपका, कि अगर मान लेते हैं इसी में अगर जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया कि एक फेज से कितना पास हो रहा है, तो अगर यहाँ पर भी मैं चेक करूँ कि इस क्यूब के किसी एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो वन सेकेंड आंसर इज 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/6, है ना, ये करोगे पता होगा मुझे। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते टाइम हमको ध्यान रखना होता है कि ये जो एंगल है, द आंसर इज EA cos थीटा, जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए ना, किस किस के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच। अगर मैं देखूंगा तो इसका आउटवर्ड से, इसका भी आउटवर्ड से, इधर बाहर, इधर अंदर, इधर नीचे, इधर साइड में, इधर साइड में, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो यहाँ से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे तो ऐसे फ्लो करेगा, अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ तो इस सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, तो इन दोनों पे 90 डिग्री बन गया, आंसर 0 हो गया, ठीक है। और इस सरफेस पे वैसे 90 डिग्री बन गया, आंसर 0 हो गया। सेम ऐसे पीछे वाली सरफेस है ये वाली, इस पे बाहर की तरफ जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, आंसर 0। तो तीन फेसेस पे तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली फेस बचेगी, यहाँ पर से ऐसे पास कर रहा होगा, ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, और नीचे वाला 90 डिग्री नहीं बनाएगा। तो तीन फेसेस से 90 डिग्री नहीं बनाया, तो एटलीस्ट तीन फेसेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा, ओके। सो द आंसर इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/3। एक फेस से पास करना है, टोटल जितना भी है ये एक क्यूब से पास कर रहा है ना, और उसके एक फेस से कितना पास करेगा, क्योंकि तीन ही फेसेस से पास कर रहा है, तो एक फेस से 1/3 पास करेगा। सो द आंसर इज 5 अपॉन Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, क्या कि अगर मान लो मैं इसको यहां से उठा के कहीं बीच में रख दूं तो क्या करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या करना है आपको, ये जो क्यूब्स है ना आपके पास में, इनको यहां से बीच में से काटो, देखा है, यहां से बीच में से काटो, ये जो बचा हुआ पोर्शन है सामने लगा दो, ठीक है ना। ये यहाँ पर रखा था a/2 इधर से a/2 टोटल a हो गया, यहाँ पर आ गया सेंटर में, ऊपर a है, नीचे भी a है, ये तो a है, इनको तो चेंज किया ना, ये भी a है, ये भी a, इधर भी आ गया, इधर भी a आ गया। The answer is exactly same, आंसर अभी भी सेम है इसका, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, तो एक फेज से कितना पास कर रहा होगा, एक क्यूब से अभी भी उतना ही फ्लक्स पास कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि जो टोटल पास कर रहा था वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, अब आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर रखा है, तो इसके पीछे हाफ इधर और हाफ इधर है ना, तो एक हाफ क्यूब इधर आ जाएगा, हाफ क्यूब इधर आ जाएगा। अगर मैं टोटल सरफेस बनाऊं तो टोटल सरफेस कैसी दिखेगी, वो टोटल सरफेस आपको क्यूब जैसी ही दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हाफ ए हाफ ए हाफ ए हाफ ए, टोटल कितना हो गया, 2a हो गया ना, इधर समझ रहे हो, सॉरी ये टोटल लेंथ यहाँ से देखिए यहाँ तक की 2a लेंथ हो गया। तो अगर मैं इसको a लेंथ यहाँ से हाफ ए पे रखा मैंने और हाफ ए पे इधर रखा, जैसे ये a था, ये a था, ये 2a बन रहा था अपना, यहाँ पर भी 2a बन रहा था, यहाँ
पर भी एक वेव बन रहा था, जैसे वैल्यूज बन रही थी ना, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां से डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ए है, यहाँ से डिस्टेंस ए है, यहाँ से ऊपर डिस्टेंस ए है, यहाँ से डिस्टेंस ए है ना। तो क्यूब बना अपने पास में जो चारों तरफ से ए के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब यहाँ से ए के डिस्टेंस पे क्यूब बना लिया बड़ा सा मैंने। तो वो जो क्यूब जिस तरह से बनाया मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आपको क्यूब बनाना है, तो एक्जैक्टली सेम सरफेस है। अब जो एरिया अपन पहले निकाल रहे थे वो अभी भी वैसे नहीं निकल रहा है, बट लास्ट में अपन ने क्या किया कि यहाँ से जो हाफ डिजाइन थी वो हाफ डिजाइन कट करके अपन सामने गए, बस कुछ भी नहीं है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक गाइस, कि आपको सोचना है कि इस गॉस सरफेस में इसको गॉसियन सरफेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो वंस अगेन इट्स एन इमेजिनरी सरफेस, आप जैसे भी चाहो बना सकते हो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि सिमेट्रिकल होनी चाहिए, है ना। चलो ओके, लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन गाइस, अभी तक हम क्या कर रहे थे, गॉस लॉ अप्लाई तो कर रहे थे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको गॉस लॉ को चेक करना है कि कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए गॉस लॉ अगर हम वेरीफाई करें तो हमको कभी कभी थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको हमने कुछ एक डेरिवेशंस में सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज बहुत सिंपल सा, आपको गॉसियन सरफेस का एप्लीकेशन एक्चुअली है क्या। अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस करे उन सारे क्वेश्चंस में हमने किया क्या, हमने गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया, है ना। तो हमने चेक किया कि कौन सा गॉसियन सरफेस इस कंडीशन के लिए सूटेबल है, हमने वो गॉसियन सरफेस बनाया और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया। तो एक्चुअली जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वो यही है कि आप कौन सा गॉसियन सरफेस किसके लिए सिलेक्ट करते हो, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज कौन सा सरफेस अपन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा गॉसियन सरफेस अपन सिलेक्ट करेंगे और उस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट हो सकता है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एक पॉइंट चार्ज, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं गॉसियन सरफेस से। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना। तो अगर मैं ई को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर इज 5। ओके, ध्यान से देखो गाइस, आपके पास एक चार्ज है क्यू, है ना, जो इस तरह से फील्ड लाइन जनरेट करता है। ओके, इसको मैं एक गॉसियन सरफेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। इधर देखो, एक दिख रहा है आपके सामने, एक चार्ज है, इस चार्ज से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एक स्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम उसको एक स्फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते रहना, जैसे अपन उसको एक स्फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये चारों तरफ से एक स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्फेयर क्या है, क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये क्या है अपना एरिया ऑफ द स्फेयर। स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लिया था, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ई। ओके, रीअरेंज करते हैं, तो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर। वी नो दैट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज टेकन एज के और अपॉन क्यू भी आएगा, अभी क्यू भी तो है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की है फ्रॉम अ पॉइंट चार्जेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होती है, वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपन गॉस लॉ से भी फिगर आउट कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो देखो वंस अगेन डायग्राम फिर से आपके सामने है, देखना। तो उसी डायग्राम को मैं कुछ यहां पर बना रहा हूं। ये एक ऐसा आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है। थिकनेस में इतनी ज्यादा बना रहा हूं, वैसे इतनी जरूरत नहीं है। स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल शेल के अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम इसको दो कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट,
वेयर द गॉसियन सरफेस, जो डिस्टेंस है गॉसियन सरफेस का, मतलब अगर मुझे ये जो गॉसियन सरफेस है वो यहां पर है ना, इस गॉसियन सरफेस पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब तक गॉसियन सरफेस नहीं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मुझे इस गॉसियन सरफेस पे अगर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सो द आंसर इज E इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहां से लेके इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लेते हैं, और यहां से लेके गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, चलो वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है? अच्छा, अगर मैं इसके लिए देखूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस शेल के लिए देखूंगा तो इस शेल में यहां से जो गॉसियन सरफेस का जो शेल है या गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर अगर मैं देखूंगा तो उस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है वो क्यू चार्ज है ना, ये रहा। मान लो इस पूरे गॉसियन, आई एम सॉरी, इस पूरी स्फेरिकल शेल के अंदर क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है ना। तो अब ये जो पूरी स्फेरिकल शेल है इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गई, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। अब अगर मैं आंसर निकालूंगा फ्लक्स का तो दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो आंसर आएगा अपने पास में किसका? ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आती है फाई डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फाई कितना है? फ्लक्स कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है? 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर लेंगे क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, गॉसियन सरफेस के लिए निकाल रहा है। सो द आंसर इज E is equals to Q upon 4 pi epsilon naught small r square, and the answer is K Q upon r square, where r small r is the distance of the Gaussian surface. Now क्योंकि हमको इस पॉइंट तक निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहां से निकाल लिया। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो ये जो गॉसियन सरफेस है, जो नेक्स्ट डायग्राम है इसका, ये जो गॉसियन सरफेस है अपना, ये गॉसियन सरफेस अगर अंदर होता तो ये कहीं यहां होता तो ये जो स्मॉल आ रहा है वो यहीं तक हो जाता। ठीक है ना, अगर इस केस में अपन आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? देखो, मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है ना कितना चार्ज है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है ना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर 0 चार्ज है तो E कितना हो जाएगा? सॉरी, फाई कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा 0। क्यों? द फॉर्मूला इज फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हेन Q इज इक्वल्स टू 0 सो फाई इज इक्वल्स टू 0। और जब फाई 0 है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E भी 0 हो जाएगा ना। सो द E इज एग्जैक्टली 0 when the radius, I'm sorry, the distance of the Gaussian surface is smaller than the radius of the spherical shell. So ये कौन सा केस है? When r is lesser than r, और ये वाला कौन सा केस है अपना? ये वाला केस है when r is greater than r. क्लियर? तो फर्स्ट केस अपना ये है, सेकंड केस ये है। दोनों केसेस को ड्रॉ कर लो गाइस, जल्दी से नोट करो। मैं थर्ड केस पर, ये थर्ड एप्लीकेशन पे आता हूँ। Okay, so this time we are calculating the electric field due to uniformly charged spherical volume. So that means we are talking about a solid sphere. तो एक सॉलिड स्फीयर है अपने पास में, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है ये अपन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से सुनना। देखो, तो एक सॉलिड स्फीयर है, आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, स्मॉल आर डिस्टेंस किसका है? गॉसियन सरफेस का। वी नीड टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एज वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड E इज इक्वल्स टू phi divided by area. So ultimately the answer is Q upon epsilon naught multiplied by area. So E is equals to Q. This Q is the charge, the net charge inside this sphere. So Q upon epsilon naught multiplied by area. Area of what? The sphere. Which sphere? This Gaussian surface. Right? तो गॉसियन सरफेस का जो स्क्वायर है वो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वंस अगेन अगर कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा इसका आंसर। पे ये कब है? जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका आंसर तो सेम है जैसे अपन ने स्फेरिकल शेल के लिए किया था, क्योंकि दोनों ही केसेस में अंदर जो चार्ज था वो अपने पास अवेलेबल था गॉसियन सरफेस के अंदर, और जो जितना भी चार्ज था उसका वैल्यूज अपन निकाल सकते थे। यहाँ पर सेकंड वाले केस में वहां पर आंसर 0 आया था, फिर गाइस रिमेंबर। तो अगर अब मैं इसके लिए बात करूं तो ध्यान से देखो,
अब जो गॉसियन सरफेस है वो आपके पास अंदर है, तो ये गॉसियन सरफेस है। नाउ दिस बिकम्स द स्मॉल आर। ठीक है, चलो, तो अगर ये गॉसियन सरफेस है, ये स्मॉल आर की वैल्यूज है, तो जो आंसर अपने पास में आएगा वो कैसा आएगा देखो। चलो, तो आंसर अपने पास में आएगा वो कैसा आएगा देखो। जितना भी चार्ज या जितना भी वैल्यूज अपने पास में आएगी फाई की, वो आएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। व्हाट इज दिस Q हियर? नाउ दिस इज द Q चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। व्हिच इज द गॉसियन सरफेस? दिस वन। तो जितना भी टोटल चार्ज है इस गॉसियन सरफेस का, वो हमको कैलकुलेट करना है। लेट्स अज्यूम कि जो टोटल चार्ज है कैपिटल Q है, सो दिस बिकम्स द आंसर। अब वो कैपिटल Q आएगा कैसे, ध्यान से दो। स्मॉल Q चार्ज है 4 पाई, पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना है 4/3 पाई, कैपिटल R Q के अंदर इतना चार्ज है ना। तो अब एक कूलम चार्ज कहां पर है, 1 अपॉन कैपिटल Q, सॉरी 1 अपॉन स्मॉल Q मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R Q। ठीक है, इतने वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम चार्ज है इतने वॉल्यूम के अंदर। अगर इसी को मैं रेसिप्रोकल करूं तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। एक छोटे से, ये पूरा वॉल्यूम के अंदर चार्ज निकालना है ना अपन को, तो अगर एक छोटे से पॉइंट के अंदर इसको छोटे छोटे वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड कर दो, तो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा। लेट्स से वो वॉल्यूम 1 है, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा Q अपॉन 4/3 पाई R Q। और अपन को चार्ज किसके लिए निकालना है, इस वाले के लिए ना। इसका वॉल्यूम कितना है, वंस अगेन 4/3 पाई स्मॉल R Q, तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल R Q। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना है, ये किसके लिए निकाला है अपन ने, ये अपन ने चार्ज निकाला है Q डैश। सो द आंसर ऑफ Q डैश इज Q अपॉन 4/3 पाई करिए स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज आगे अपने पास कैपिटल Q की। सो जो वैल्यूज अपने पास में फाई की आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q R क्यूब कैपिटल R क्यूब। किसकी वैल्यूज निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कितना होता है, फाई अपॉन ए, ये रहा फाई, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4/3 पाई R स्क्वायर, आई एम सॉरी 4 पाई R स्क्वायर। सो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस R स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट विद दिस वन। 4 pi epsilon naught is K, so the answer is, I'm sorry, capital Q as well, so the answer is K 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small r upon R square। now this must be R cube, I'm sorry, ये मैंने R cube लिखना है, मैं स्क्वायर लिख दिया गलती से। so the answer is K Q small r upon capital R cube। ये आंसर है अपने पास इसका, एक स्फेरिकल, ये तो सॉलिड स्फीयर का स्फेरिकल शेल। ओके, यहाँ तक समझ में आया गाइस, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इससे अपन को समझ में आता है कि अगर गॉसियन सरफेस अपने स्फेरिकल शेल में हर बार गॉसियन सरफेस के अंदर अगर अपन निकालेंगे तो चार्ज 0 आएगा, हर बार नहीं होता। दैट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन के अंदर निकाल रहे हो। अगर जिस गॉसियन सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर चार्ज नहीं है तो ये आंसर 0 आएगा। अगर इसके अंदर थोड़ा भी चार्ज प्रेजेंट करता है तो डेफिनेटली आंसर आएगा। और वो थोड़ा चार्ज आप कैसे ना कैसे कैलकुलेट कर ही सकते हो अगर आपको सरफेसेस एग्जैक्टली गिवन है तो। क्लियर, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, इसको नोट करो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अर्थ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर an infinitely long uniform linear charge distribution। so that means एक रॉड है कुछ ऐसी, या एक ऐसे लाइन है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एंड दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग, है ना, इधर से वैल्यू है, इधर से वैल्यू है। आपको इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर आउट करना है, तो कैसे फिगर आउट करोगे, देखो हमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से फैला रहा होगा, है ना, चारों तरफ। और इसके चारों तरफ मैं ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ। सेम ऐसा ही इधर हर तरफ से फैला रहा होगा। एक लेंथ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एल लेंथ ले लिया है, इस एल लेंथ तक सेम ऐसे इधर 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 नीचे इधर ऊपर, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा है। और ये ऐसा सब जगह हो रहा है, तो इसको मिला के दोनों को मैंने ज्वाइन किया एंड गेट अ
सिलेंडर। कैसे, ये डायग्राम देखो, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज इसमें भी बना रहे हैं ना। तो कैसे बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। ये ऐसे आपको दिख रही है साइड लाइन बनती हुई, तो वहां से एक सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर की लेंथ एल ले ली मैंने, इसका रेडियस है आर, ठीक है। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ना। अब ये गॉसियन सरफेस बन गई है, गॉसियन सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ज पता चल गया, गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे, फ्लक्स पता चलता है, आप एरिया यूज करके क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। तो अब सबसे पहले अपन फिगर आउट करते हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना है। देखो ध्यान से, ये की लेंथ है ना, लेंथ है, और व्हाट इज सेज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, मुझे एल लेंथ पे चार्ज निकालना ना, मैं छोटी सी लेंथ पे चार्ज निकाल लूं। छोटी सी लेंथ पे चार्ज कैसा होगा, छोटी सी लेंथ पे होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं लैम्डा ले लूं, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है, हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, तो लैम्डा ले लेते हैं इन्फिनिटली इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एल लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा एल, ये चार्ज होगी, निकाल लिया मैंने चार्ज कितना है। अब अगर चार्ज निकाल चुके हैं तो इस सिलेंडर के अंदर कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जो फाई की वैल्यूज आई है वो कितनी है। अच्छा एक सेकंड, ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। ये लेंथ है अपनी, मान लो टोटल, है ना। इस टोटल लेंथ पे छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट किया, इतने छोटे से पीस पे लैम्डा थी, यहाँ पर भी लैम्डा है। ऐसे अगर अपन एल लेंथ पे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एल लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, है ना। तो इस तरह से मैंने इसको फिगर आउट कर लिया है। नाउ द आंसर इज, अगर आप चाहो तो एक और तरीके से वो 11th क्लास में भी करते थे, यहाँ से अगर मान लो छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया, इतने छोटे से पे डी क्यू अपना चार्ज है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहाँ से तक की लेंथ अगर मैंने डीएल ले ली, सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डॉट डीएल, इंटीग्रेशन कर दो, ये क्यू हो जाएगा, सॉरी ये क्यू हो जाएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन करोगे, लैम्डा तो कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल। दैट्स हाउ वी कैन आल्सो फिगर इट आउट, ठीक है। दोनों तीनों मेथड बताते हैं, जिससे समझ में आए उससे कर लेना। चलो आगे चलते हैं। Q is equal to sigma, sorry Q phi is equal to Q upon epsilon naught. That's what we have here. Now Q upon epsilon naught, ये तो वैल्यूज किसकी आ गई, phi की। We need to find out electric flux, sorry electric field. Electric field is equal to phi upon A. Phi कितना है, Q upon epsilon naught is equal to Q upon epsilon naught multiplied by 1 upon A. Q और A की वैल्यूज पुट करते हैं। Q की वैल्यूज कितनी, लैम्डा इंटू एल, E is equal to lambda L upon epsilon naught multiplied by A, एरिया। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अच्छा अब इसका एरिया निकालने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना है, आपको ये चेक करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है ना, ये जो फ्लक्स हमने जनरेट किया वो किससे जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट किया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से भी आ रहा है, इधर भी तो जा रहा होगा, यहाँ से एक ये जो वाला जो फेस है इसका, इस वाले फेस से इसका एरिया तो बाहर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, ये यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ, ऐसा एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी तरह से, जहां मेरे हाथ के फिंगर्स की डायरेक्शन में, इसको मैंने ऐसे रख दिया, और ऐसे मैंने बहुत सारे मैंने ऐसे पॉइंट चार्ज अरेंज किए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके साथ में यहाँ पर एक ऐसा फेस लगाता हूँ, इसके साथ में एक सिलेंडर ऐसे लगाता हूँ, जैसा ये सिलेंडर है अपना, सिलेंडर का फेस अगर इस तरह से अरेंज करता हूँ, तो इसका जो इस सिलेंडर का जो डायरेक्शन है, ये एरिया है ना इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऊपर की तरफ, ये दोनों इस टाइप का एंगल बना रहे हैं विच इज 90 डिग्री। तो अब इस फेस के अलाउंग ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये तो किसका है, डी ए एरिया वेक्टर, या ए का एरिया वेक्टर, इस वाले स्मॉल ए का एरिया वेक्टर है, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, चाहे आप ये वाला ले लो, दोनों ही 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। चाहे वो आप ऊपर वाला ले लो, चाहे जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ले लो, या आपके सामने की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, कोई सा भी ले लो, हर कोई इससे 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझ गए ना कैसे, दैट्स हाउ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप कोई सा भी ले लो, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, वी नो दैट cos 90 इज 0। सो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो यहाँ से बाहर आ रहा है 0, इस वाले फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर आ रहा है ये भी 0। तो जितने एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है वो कौन सा है, इसका कर्व्ड एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, वेयर h इज द हाइट, यहाँ पर हाइट कितनी है, l। सो जो अपन एरिया लेंगे वो क्या लेंगे, 1/2πrl, क्लियर।
एल से एल कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज ई इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या है, आर इसका रेडियस है। किसका रेडियस, इसका, जितनी लेंथ का अपन ने, जितनी रेडियस का अपन ने इसकी वैल्यूज रखी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है गाइस, समझ में आ गया क्या किया मैंने? चलो फिर से एक बार देख लो, ये जो वैल्यूज अपन निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, ये वैल्यूज अपन निकाल रहे हैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉड है, कुछ भी है, तो उससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गाउस लॉ से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यूज मैंने यहाँ से निकाल ली है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर फाई में प्लेस किया है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया निकालना है मुझे, तो इसका एरिया में कैसे निकालेंगे, जितने एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितने एरिया में वैल्यू जनरेट कर रहा है उतने एरिया का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितने एरिया में वैल्यू जनरेट कर रहा है वो एरिया कौन सा है, इसका कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी मैंने, एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है, नोट इट डाउन गाइस। ओके, सो क्लास नेक्स्ट अपन आता है, आपके सामने डायग्राम है यहाँ पर जिसका मैं एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। सो इट्स अ इन्फिनिटली लॉन्ग शीट, एक ऐसी शीट है इन्फिनिटली लॉन्ग है वो, उस पर पॉजिटिवली चार्ज है या कोई भी चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ मैटर। तो ये चार्ज है उसके ऊपर, है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, वन सेकेंड, एक छोटा सा एरिया इस पर से कट कर लेते हैं। यहां से एक छोटा सा एरिया मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब इस एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है, मान लेते हैं इस एरिया पे चार्ज है कुछ ये, ठीक है। इसकी वैल्यूज मुझे पता नहीं है, आई लेट यू नो कि हाउ वी कैन फिगर इट आउट, ठीक है। आपको इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है ऑलरेडी, आपको कुछ कंसीडर नहीं करना। लास्ट टाइम अपन ने इससे लैम्डा कंसीडर किया था ना। सो यहाँ पर आपको कुछ कंसीडर नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है। सो इट इज पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली, ये पॉजिटिव चार्ज की रॉड है, आई एम सॉरी पॉजिटिव चार्ज का एक एरिया मैंने कट किया। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर आउट करना है। अगर आप यहां से फिगर आउट कर लोगे तो इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज के लिए अपन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अब कैसे वैल्यू से फिगर आउट करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ये जो वैल्यूज अपन निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये वैल्यूज अपन निकालेंगे यहां से। मान लो ये अपन ने एरिया कट किया, इस पे ये शीट में लेके आऊं यहाँ पर, है ना, ये शीट यहाँ पर है ऐसे। इस शीट पे आपको ऐसा आपने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट किया, उसको आपने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये सिलेंडर लगा दिया, आपको डायग्राम दिख ही रहा है, मैं आपको इस डायग्राम को विजुलाइज भी करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली व्हाट इज हाउ डज इट वर्क। तो यहाँ पे एक से शीट है, इस शीट के सामने देखिए, इस शीट के सामने इस तरह से मैंने दोनों साइड से एक सिलेंडर्स बना दिया है ना। ये जो सरफेस मैंने कट की थी उसको गाउसियन सरफेस में मैंने कवर कर दिया, इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है। नाउ वी नीड टू फिगर आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर, ठीक है। ओके, सो जिससे जो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी नो दैट phi is equals to q upon epsilon naught. For that we need to figure out this q here. Okay, and once again we know that phi is equals to e dot a, ये भी तो पता है हमको। तो यहाँ पे e dot a में जो वैल्यूज हम निकालते हैं किसके निकालते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज एरिया के बीच में जो वैल्यूज आती है वो निकालते हैं ना। चलो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनते रहो। इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा दैट अब अगर मैं यहां से मैं 3D बनाऊं, यहां से एक मैं सिलेंडर मैंने ऐसे कट किया, सेम ऐसा ही यहां से एक सिलेंडर ऐसा है, सेम ऐसे सिलेंडर मैंने ऐसे पीछे से कट किया है ना, कुछ पीछे की साइड ऐसा एक सिलेंडर कट किया, दोनों साइड है ना। ये 3D में ये वाला पोर्शन आपकी साइड है, ये वाला पोर्शन रोड की साइड है, ठीक है। ऐसा एक सिलेंडर कट किया मैंने। अब इस सिलेंडर में ये यहां से यहां तक लेंथ एल ले लेते हैं, ये रेडियस इसकी आर ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L/2 हो जाएगी, या फिर यहां से इस लेंथ की जो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। चलो पूरी लेंथ L ही ले लेते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाली है, बताऊंगा कैसे। ओके, तो यहां पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएगा, इधर आउटवर्ड्स। और अगर इस वाले फेस को देखो, इस वाले फेस का जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा ना। तो अगर ये और ये दोनों मैंने इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे कट किया, तो इसका जो एरिया है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, यहां से इसके बाहर की तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका शीट से बाहर की तरफ है, ठीक है। और यहां पर अगर मैंने एक सिलेंडर इस तरह से रखा है तो उसका ये वाला जो फेस है ना,
ये वाला जो फेस है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका एरिया वेक्टर भी, इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड से होगा परपेंडिकुलर, तो यहां से इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3D में अगर अपन देखें तो इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम ऐसे अगर पीछे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में। दोनों केसेस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों केसेस में जो एंगल है वो 0 डिग्री आ गया। और इस वाले केस में यहां से अगर अपन देखेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है और एरिया वेक्टर इससे आउटवर्ड्स, ये एरिया वेक्टर इधर जा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल साफ दिख रहा है आपको, 90 डिग्री बन गया। तो दैट मींस दिस टाइम वहां पर क्या था, सिर्फ इस कर्व सरफेस एरिया के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया के अलोंग ही नहीं है, ये ध्यान रखना दोनों में, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में आएगा वो किसके अलोंग आएगा? वो आएगा अपने पास में इसके अलोंग, इसके अलोंग और इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग 0। और यहाँ पर कितना आएगा? E डॉट ए, और यहाँ पर कितना आएगा? E डॉट ए। तो टोटल अगर आप समझ करूंगा तो 2E डॉट ए, वेयर ए इज द एरिया, ठीक है। और इसका आंसर किसके इक्वल होगा? इसका आंसर इक्वल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। समझ में आया? यहां से मैं 2 हटा देता हूं, डिवाइड हो जाएगा, A हटा देता हूं, डिवाइड हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। व्हाट इज दिस A हियर? दिस A इज द एरिया ऑफ दिस वन। इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल सा, देखो मैंने यहाँ पर जो एरिया कट किया है या जो चार्ज कट किया है वो कैसे कट किया है, ध्यान से देखो। जो टोटल चार्ज है इसका यहाँ पर, इसके सरफेस को अगर मैं S मान लेते हैं, S सरफेस एरिया है। क्यों S मान लो बताता हूँ। ये जो टोटल सरफेस एरिया है ना, ये S मान लेते हैं अपन को। अगर ये टोटल सरफेस एरिया S है तो अकॉर्डिंग टू सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, दैट मींस एक छोटे से पॉइंट पे जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा। तो S सरफेस एरिया पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा S। क्लियर? पहले से प्लेस करता हूं। सो E इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है? S, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। क्लियर है? कितना सिंपली कैलकुलेट हो गया ना। इसलिए मैंने इसको S रखा ताकि अपन को कोई झंझट ही नहीं है कैलकुलेट करने में, वैल्यूज निकालने में कोई टेंशन ही नहीं है। यहां तक समझ में आ गया गाइस? इसको भी नोट कर लो।